कोलीग्स भी कहते हैं कि यार ये तुम पढ़ी लिखी बातें फजूल करना शुरू कर देते हो, थीसिस लिखना शुरू कर देते हो। इसके अंदर हम कवानीन में चेंजेस करने जा रहे हैं। इसमें 20 लॉज को चेंज किया जा रहा है। इस गाड़ी को अल्टर किया जाएगा, पीटर इंजन लगाया जाएगा, फिर उसको मजदा बनाया जाएगा, उसके ऊपर FIR दी जाएगी। ना सिर्फ लाहौर में हादसा और मज़ीद कम होंगे, बल्कि पूरे पंजाब बड़ा ट्राला था, उसके साथ मोटरसाइकिल के ऊपर 4 लोग थे और वो फौत हो। अपना ड्राइवर, मैं पहले दिन मैंने कहा सीट बेल्ट नहीं माननी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलना। मुझे दुनिया कहेगी कि यार तुम खुद कानून पे अमल नहीं करते। आज तक मुझे नहीं याद कि मैंने कभी सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चलाई हो। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। रफ्तार के शहर लाहौर में जहां हर लम्हा कोई गाड़ी हद पार कर जाती है, जहां एक सिग्नल की खिलाफ वर्जी एक जान ले लेती है और जहां कानून की खामोशी अब ख़त्म होने जा रही है। पंजाब काबीना ने मोटर व्हीकल आर्डिनेंस 1965 ने 20 तरामीम की मंजूरी दे दी। अब 200 रुपये का चालान नहीं बल्कि 2000 से 20,000 तक के भारी जुर्माने का इंतजार कर रहे हैं। और ओवर स्पीड पर मोटरसाइकिल 2000, कार 5000 और बड़ी गाड़ी में 20,000 तक जुर्माना। कमर्शियल गाड़ियों के लिए 15,000 रुपये का नया कानून। सिग्नल तोड़ने पर 2000 से 15,000। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर 10,000 तक जुर्माना। ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करना अब ये मामूली गलती नहीं, 200 से 15,000 का जुर्माना। और अगर आपने कम उम्र ड्राइवर को गाड़ी थमाई तो अब सिर्फ चालान नहीं मुकदमा होगा। कार में फ्रंट सीट पर बेड लाजिम, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट लाजमी। गाड़ियों के डिजाइन बदलने वालों पर कार्रवाई। डिजिटल चालान और कंप्यूटराइज लाइसेंस को कानूनी हैसियत। ये सिर्फ तरामीम नहीं, ये एक ऐलान है कि अब लाहौर की सड़कों पर कानून खामोश नहीं रहेगा। हादसों से जुड़े दुख, रफ्तार की कहानियां और कानून के नए रंग सब आज बेनकाब होंगे। ये वो लम्हा जहां जुर्म अंजाम तक पहुंचता है, जुर्म अंजाम जहां रफ्तार जुर्म बनती है और उसका अंजाम कानून लिखता है। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने शहर लाहौर में जो ट्रैफिक के हवाले से मसाइल हैं, वसाइल हैं और जो ट्रैफिक में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम किए गए, उसके हवाले से हमने आपको तफसील बताई। अब हम ये चाहते हैं कि CTO लाहौर जो DIG ट्रैफिक लाहौर हैं और बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। हमने इससे पहले इनसे जब ये तैनात हुए थे तो पहला इंटरव्यू किया था, तो उसमें इन्होंने बहुत सारे दावे किए थे। उन दावों में बहुत सारों पे अमल दरामद भी हुआ। बहुत सारा जो है अवामी रद्द-ए-अमल भी आता है, तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, लेकिन ट्रैफिक के इंतज़ामात और निज़ाम में दिन ब दिन बेहतरी ज़रूर आ रही है। और दूसरी जानिब ट्रैफिक के हादसात जो हैं, ऐसे बड़े बड़े हादसात हुए हैं जिसमें किसी जगह पे 4 लोग मर गए, किसी जगह पे 3 लोग मर गए, तो ये भी वाक़यात सामने आए। ये क्यों होते हैं, इस पर भी हम तफसीली बात करेंगे। DIG ट्रैफिक इस वक्त CTO के तौर पे काम कर रहे हैं अतर वहीद साहब। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने किया और इसकी सज़ा जो है वो क्या आवाम को भुगतनी पड़ेगी सड़कों पर जाने देने की सूरत में। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर पहला थोड़ा सा तल्ख सा सवाल है कि बहुत सारी कीमती जानें चली गई, उसमें आपसे मुराद आपकी ट्रैफिक पुलिस को जो है वो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हैवी व्हीकल्स जो हैं वो सड़कों पे दंदनाती हैं। क्या वजह, ये बातें सच हैं? अच्छा देखें, जब भी ट्रैफिक हादसा आता है ना, रोड सेफ्टी हम जिसे कहते हैं, ये तो एक अब पीरियडिक अगर देखा जाए ना तो इट वाज नॉट कंसिडर्ड वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। हादसा होता है, कहते जी ये रबलों हो गया जी, चलो जी बस जनाजा चको, ठीक है। अब पहली बात यह है कि इसको एज एक प्रायोरिटी एरिया अभी कंसिडर किया जा रहा है। पिछले 1-2 सालों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने प्रोग्राम भी किए, डिपार्टमेंट ने एक्शंस लिए, कवानीन के अंदर चेंजेस आए कि ये होना चाहिए, ये इशू है। नंबर 1 ये। अब ये दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ट्रैफिक पुलिस इज़ वन कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम ट्रैफिक के। देखें, इसमें आपको अदारे में अगर गिनाऊँ
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर काम कर रहा है, लीगल फ्रेमवर्क है, फिर लॉ डिपार्टमेंट है, रेगुलेशन डिपार्टमेंट है, RTAs हैं, सेफ सिटीज़ है, ट्रैफिक पुलिस है। ठीक है। तो इट इज़ नॉट ओनली कि अगर कोई खुदा न खास्ता हादसा होता है तो उसके हम कोई डायरेक्ट चार्जशीट हमारे ख़िलाफ़ कर दी जाए। और अगर आप देखा जाए तो इसको हम जिस तरह होमिसाइड रेट को डिफ़ाइन करते हैं पूरी दुनिया में, अगर इंटरनेशनल होमिसाइड रेट अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो वो उसमें 100,000 के ऊपर उसकी परसेंटेजेस ली जाती हैं कि 100,000 के ऊपर कितने बंदे कत्ल हुए पूरी दुनिया में। अब एक तासुर है कि जी पाकिस्तान में कत्ल व गारत पहले से कम हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो अफ्रीका से और अमेरिकन कॉन्टिनेंट से तो बहुत कम है, इवन एशियन कॉन्टिनेंट से भी कम है इंटरनेशनल रिपोर्ट पर। अब मैं कहता हूँ कि एक्सीडेंट रेशो भी आप इसी फार्मूले के तहत आप करें कि 100,000 के ऊपर। लाहौर को अगर जब हम चिन्योट के साथ कंपेयर करेंगे, लाहौर को खानेवाल के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, और अगर आप रोज़ाना का डाटा मैं देखता हूँ पूरे पंजाब का, ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 एक्सीडेंट्स हुए हैं, लाहौर में अगर एक होता है, गुजरांवाला में 2, 3, राइट, और जो आप हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं अगर कंपैरेटिवली हमें 36 ज़िला में देखें तो लाहौर में रेशो एक्सीडेंट्स की बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ़ द वॉल्यूम ऑफ व्हीकल, एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ़ द पीपल इनहेबिटेंट्स जो सिटीजन्स हैं। ठीक है। मतलब वो तो 5, 6, 7 डिस्ट्रिक्ट की आबादी मिलके भी इतनी नहीं बनती जितनी लाहौर की आबादी और जितनी लाहौर की गाड़ियाँ हैं। तो इसलिए नंबर 1 एक तो ये है कि इसकी कोरिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग बड़ी साइंटिफिक होनी चाहिए। जहाँ पे भी ट्रैफिक ये फ्री आपको मिलेगी वहाँ पे फिर ज़्यादा हादसात होंगे। अब हादसात की अगर मैं बात करूँ तो लाहौर में 2 हिस्से इसके बनते हैं। एक और है लाहौर का अंदरून हिस्सा जिसे हम नया लाहौर पुराना लाहौर मिला के कहते हैं, ये फिर एक दूसरा हिस्सा इसकी बाउंड्री का है। मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स आउटर एरिया से होते हैं। अब इस हादसा की अगर 90% अगर मैं आपको बताऊं हादसा होता क्यों है, बड़ी गाड़ी का मोटरसाइकिल के साथ, बड़ी गाड़ी का रिक्शे के साथ। अब 2 ग्रुप्स हैं इसमें, एक विक्टिम ग्रुप है और एक एग्रेसर ग्रुप है, जो मेरी समझ में आती है एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जिसको मैं अपनी नज़र से स्टेटिस्टिक्स में, क्रिमिनलिस्टिक्स में देखता हूँ, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता हूँ, फिर वेरिएबल्स। अब हमने एक सिस्टम बनाया जिसे टेमस कहते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने कहा ये नहीं है कि इसमें कितने बंदे फौत हो गए और कि हादसा क्यों हुआ, छोटी सी वजह से आप लिखने गफलत। नो, आई नीड द कंप्लीट डाटा ऑफ दैट एक्सीडेंट, कंप्लीट डाटा, वेरिएबल्स जिसके अंदर एक्सीडेंट्स, मैकेनिकल गाड़ी की फ़िटनेस थी, ड्राइवर के पास लाइसेंस था, कौन सी गाड़ी थी, किस रूट के ऊपर थी, टाइमिंग क्या थी, एक्सीडेंट में जो अगर फैटल एक्सीडेंट है तो वो क्या मोटरसाइकिलिस्ट का था। अच्छा, इन तरह के एनालिसिस से चीज़ें ये मैं ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने आइडेंटिफाई किया कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट लाहौर में रायविंड रोड पे होते हैं, 30% ऑफ एक्सीडेंट बिल्कुल होते थे। उसकी वजह, हाँ जी, उसकी अच्छा 1 माह पहले ये आइडेंटिफाई किया इसको उसी एनालिसिस से, और मैंने कहा कि नहीं आप रायविंड रोड के ऊपर हैवी ट्रैफिक, उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारे ताजर आए, फैक्ट्रियों के मालिक आए कि जी हमारी फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं। मैं कहा नहीं, आपको अब आपको टाइम अमेंड करना पड़ेगा। सॉरी टू से, लाइफ सिटीजन्स ऑफ जो लाइफ है दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेट एंड सोसाइटी, और हमारे ऊपर ही बात आती है कि जी आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो 2-3 वाक़यात हुए हैं उसमें देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सरकारी गाड़ियाँ भी इसमें, सरकारी ट्रक भी इन्वॉल्व हैं। राया में एक्सीडेंट हुआ और मैंने उस दिन बताया कि आप DHA को बताएं, उनकी अथॉरिटीज़ को, उनके ट्रक नहीं इस तरह हम चलने देंगे। पंजाब, सुथरा पंजाब के भी बड़े ट्रक जो है ना वो नहीं। हमारे तीनों जो बड़े हादसा लाहौर में हुए हैं पिछले 6 महीनों में, उसमें ये डंपर थे, ये ट्रक थे, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। जो नॉर्मल 2 हादसा होता है ना गाड़ी के साथ हुआ, तो उसमें माइनर इंजरीज आती हैं, फिर सेफ्टी मेजर्स होती हैं, और फिर आप देखें कि तीनों हादसात में जो विक्टिम गाड़ी थी जिसके साथ हादसा हुआ वो छोटी गाड़ी थी, या मोटरसाइकिलिस्ट था, या कैरी डब्बा था, या रक्षा या चिंची था, ठीक है ना। ये तीनों, ये चीज़ तो आप समझ दें कि आपका इतना ज़्यादा एक डीप एनालिसिस होता है चीज़ों के बारे में, जो भी बात करते हैं गवर्नमेंट के डाटे को पढ़ के आप हमेशा बात करते हैं, मैं सुनता रहता हूँ। लेकिन ये है कि मेरी भी फाइंडिंग यही है। अब इसका हल क्या है? हम अब कंजेशन नहीं है लाहौर में, लाहौर की रवां दवां लाइफ है,
और जो इसका हाल ये है कि इसमें 20 लॉज को चेंज किया जा रहा है और एक ये भी है कि जो रेट्रोफिटेड गाड़ी होगी, जिस गाड़ी को अल्टर किया जाएगा, पीटर इंजन लगाया जाएगा, फिर उसको मजदा बनाया जाएगा, उसके ऊपर एफआईआर दी जाएगी। ठीक है, ये राइट। बड़ी बात। हाँ, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अंदर एक डेवलपमेंट नहीं है, 20 लॉज चेंज होने जा रहे हैं, जिसकी अभी परसों कैबिनेट ने अप्रूवल भी दी है। अब असेंबली में वो जाएंगे एक्ट की शक्ल में, वो है जिसमें स्केलिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। नंबर 1 ये। फिर दूसरा चैलेंज जो लाहौर में आपने देखा, जिसने लाहौर को हिला के रख दिया, वो ये था कि एक छोटा बच्चा गाड़ी चलाते हुए पूरे ख़ानदान को मार देता है। ठीक है। ये एक वाक़या डीएचए में हुआ, दूसरा वाक़या फिर इधर शादरे वाली साइड पे हुआ। ये 2-3 महीना पहले हुआ, फिर 1 साल पहले हुआ। और आपकी 100% बात सही है। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था कि आप कहते कि जब एक वाक़या होता है फिर हज़ारे भी बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। सही। ठीक है, उसके लिए एक हमें स्ट्रेटजिक रिफॉर्म की ज़रूरत होती है हमेशा। मैं इसीलिए बार बार बहुत सारे हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी जो कोलीग्स भी कहते हैं कि यार ये तुम पढ़ी लिखी बातें फजूल करना शुरू कर देते हो, थीसिस लिखना शुरू कर देते हो। मैं कहा मैंने पूरी दुनिया को बदलते हुए देखा। अब बहुत सारी इसमें अंदर प्रपोज़ल जो हैं वो मैंने अपने हाथ से कानून ये बनाए 20 जो नए, वो आपको उसकी चीज़ें भी दे देते हैं। जो देखें, नीड बेसिस एनालिसिस होना चाहिए कि एक चीज़ का प्रॉब्लम, जिस तरह एक डॉक्टर डायग्नोस्टिक एनालिसिस करता है कि पहले मर्ज़ का पता तो चले कि भाई इस बंदे को बीमारी किस वजह से है, तभी वो टेस्ट लेके देखता है। हम बैठे बैठे इधर ही टेस्ट भी लिख देते हैं पहले और दवाई भी दे देते हैं। वो इस तरह नहीं हो सकता, वो सिस्टम बताएगा। और फिर दूसरा ये कि हमारा देखने का एंगल फ़र्क होना चाहिए एक आम शहरी के एंगल से। शहरी का एंगल क्या है, वो अभी पूछे वो कहेंगे जो ये ट्रैफिक बंद रहती लाहौर दी, ठीक है ना, रूटीन में एक तासर परसेप्शन ऐसा है। लेकिन हम चलते हैं स्टेटिस्टिक्स पे कि आप बताएंगे जी 15 की कंजेशन की कॉल्स कितनी है, आप बताएं कितनी दफ़ा 15 की सिस्टम ने रिपोर्ट किया है। आप मुझे ये बताइए कि 4 लोग गए, लोग जानना चाहते हैं क्या ऐसा था। फिटनेस सर्टिफिकेट तो ठीक है, चेक करेंगे आप, ट्रक उलट गया। देखें, इसमें जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की है ना, तो वो उससे ब्रेक नहीं लगी। एक तो ज़्यादा स्पीड में आ रहा था। अब तीनों वाक़यात में यही हुआ, मैं आपको बताऊं, तीनों में ये जो ट्रक या बड़ी गाड़ी के ड्राइवर है ना, ये जब लाहौर में दाखिल होते हैं, इनको जल्दी भी होती है कि जल्दी जल्दी पहुँचे हैं, और फिर सम सॉर्ट ऑफ एक इनको अपनी सेफ्टी का भी होता है कि आई एम सेफ़, तो मैं बाकी बेशक जाए। अब इसमें भी हुआ कि ये थोड़ा सा स्पीड अप हुआ है और आगे एक मोटरसाइकिल आया, इसने उसको बचाते हुए इधर टर्न किया, इधर रिक्शा आ रहा था और फिर ब्रेक लगाने की कोशिश की, वो ब्रेक लगी नहीं है। एंड दैट इज़ ऑल, कि इसकी वजह से ही उलट गया और इसके नीचे वो मासूम शहरी जो आ गए। मेरा ख्याल है कि बीइंग ए स्टूडेंट, मेरा ख्याल देयर शुड बी ए सिस्टम ऑफ कॉम्पनसेशन एज वेल टू द फैमिलीज़। इसमें आपको पता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के जो विक्टिम्स होते हैं उसका एक इंटरनेशनल डे भी ऑब्ज़र्व किया जाता है। और दूसरा ये है कि अब 1 करोड़ रुपए तक हर्जाना कानून के अंदर है, वो भरा जा सकता है 322 में, अगर वो 320 का एफआईआर होती है और 322 की है ना। अभी तक तो शायद वो पकड़ा भी नहीं गया था। वो मैंने उसका सेल फ़ोन का डाटा लिया है और उनको 2 दिन का टाइम मैंने दिया है कि आप इसको गिरफ़्तार करें। अच्छा, अब हमारे सिस्टम में ये देखें कि ज़्यादातर इवन मर्डर केसेस में भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, तो सज़ा ना होने के बराबर होती है। कोई मतलब किसी को कंपनसेट फाइनेंशियली कर देता है या फिर कुछ केसेस में होती भी है। अभी भी बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं जिनके मुलज़म अभी भी जेल में हैं, ठीक है, बड़े प्रोमिनेंट केसेस थे इस तरह के। लेकिन ये है कि ओवरऑल फिर बाद में, और फिर जो विक्टिम फैमिली होती है वो भी दे बाय दैट आइडिया कि यार ये अल्लाह की तरफ से हो गया है, हादसा था। मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ इसमें एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड, एक्सीडेंट्स डोंट अकर। एक्सीडेंट होते नहीं हैं, एक्सीडेंट किए जाते हैं। ये मेरी फ़िलॉसफी है, क्योंकि हर एक एक्सीडेंट के पीछे या सड़क की ख़राबी होगी, ड्राइवर की ख़राबी होगी या गाड़ी की ख़राबी होगी। लाहौर की सड़कों पर कानून की सख्ती सिर्फ कागजों तक महदूद नहीं रही। पंजाब हुकूमत के फैसलों ने ट्रैफिक निजाम को एक नए दौर में दाखिल कर दिया है। अब बात सिर्फ चालानों की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की है। इस हवाले से डीआईजी अतर वहीद ने प्रोग्राम जुर्म अंजाम में एक अहम इंकशाफात दिए।
उनका कहना है कि अपनी 27 साल सर्विस में उन्होंने ऐसी हुकूमत नहीं देखी जिसने तजावजात, जराइम पेशा नासर और कब्जा माफिया के खिलाफ इतने सख्त और वाज़िया फैसले किए हों, और सबसे बढ़कर उन फैसलों पर अमल दरामद खुद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी निगरानी में हो रहा है। आइए सुनते हैं डीआईजी ट्रैफिक अतर वहीद का मुकम्मल इंटरव्यू, जहां वो बता रहे हैं कि ये इक़दाम सिर्फ कागजी नहीं बल्कि अमली तौर पर लाहौर की सड़कों पर तब्दीली ला रहे हैं। अच्छा, वन व्हीलिंग के लिए अब मैं स्पेशल स्क्वाड्स बनाएंगे। अब मैंने एक साइबर यूनिट बनाया, एक छोटा सा। मैं कहा ये आप सरफेस करते रहा करेंगे, जो लोग वन व्हीलिंग की अपनी वीडियो शाया करते हैं उनके ऊपर पर्चे। अब तक हमने रात भी 2 पर्चे दिए हैं बंदों के ऊपर। वकील साहब 2-2, 3-3 मोटरसाइकिलों पर फिरते रहे। अब उनको बहुत सारों को मैं रखवाता हूँ, ये लड़ाई करते हैं, फिर ये हंगामा होगा। मैं कहा यार हंगामे कर लो, आप कर लो। मैं अपने कॉन्स्टेबल्स को जुर्माने करवा रहा हूँ बगैर वर्दी। वैसे तो तबलीग से नहीं उन्होंने बात मानी। एक चीज़ को आपने कानून बना दिया जो आपकी असम्बली, नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली, ये कानून है ना। सिस्टम क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जिस तरह हमने जिक्र किया कि पूरे पाकिस्तान में पुलिस की सैलरी, तनख्वाह इक्वल होनी चाहिए, बहुत अच्छी होना भी ऐसी चाहिए। इवन FIA की भी सेम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारी पंजाब की, पाकिस्तान की कुछ फोर्सेस ऐसी हैं कि उनकी तनख्वाह भी ऊपर नीचे है और उनके काम करने का तरीकाकार भी अलग अलग। जैसे कि CCD के साथ ही पुलिस मुकाबला होता है, CCD के साथ ही साथी आते हैं, और खौफ भी, हुकूमत भी कहती है कि CCD ने क्राइम कंट्रोल कर लिया, CCD ने सब कुछ ख़त्म कर लिया। लेकिन देखिए, मैं एम नॉट सर्विंग इन CCD, लेकिन ये है कि बाय एंड लार्ज देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि रूल ऑफ लॉ के 3 बेसिक पिलर्स होते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे आपका पूरे का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ गेटिंग रॉटन। मैंने ऐसे मुकदमे भी देखे, तफ्तीश की कि एक फैसलाबाद में था, फैक्ट्री में एक मुलाजिम था काम करने वाला, और उसकी 5 साल की बच्ची का रेप होता है और कमात से उसकी लाश मिलती है फसल से। और हमसायों में एक जिस तरह एक लड़का था वो आया और उसने और जब मैं गया हूँ ना तो वो ऑलरेडी पर्चा दर्ज हो चुका था और सारा कुछ जिस तरह एज़ पर लॉ होता है हो गया। और उसके वालिद से मेरे पास बच्ची की तस्वीर लेके आता था तो मुझे इतनी ज़्यादा उससे एक सेंस ऑफ एक कंपैशन, और फिर मेरी दोस्ती हो गई उसके साथ, है ना, उसके वालिद की। और मतअद्दिद दफ़ा उस वक़्त हमारे पास देखें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ना, विक्टिम कॉम्पनसेशन का कोई एंगल नहीं है, जो मेरा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने PhD भी की है, मेरी बुक भी है इसके ऊपर, ठीक है ना, कि देयर शुड बी ए सिस्टम ऑफ विक्टिम कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ हीनियस क्राइम। मजदूरी करने वाला बच्ची 5 साल की, रेप के बाद कत्ल, ठीक है ना। अब उसकी ज़िंदगी को मैं देखूं, उसके साथ मेरा 5 साल ताल्लुक़ रहा उस शख्स से, और मेरी मुख्तलिफ़ इलाकों में पोस्टिंग होती थी, लेकिन उस केस को मैं परसू करता रहता था। उस वक़्त चीफ़ मिनिस्टर साहब के साथ एक उनके सेक्रेटरी थे, वंडरफुल ऑफिसर, उनको मैंने फ़ोन किया। मैं कहा सर ये वकील भी कर रहा है, पैसे भी लगा रहा है, बच्ची भी गई, रेप भी हुआ, मर्डर भी हुआ। उस बच्ची की जब मैं तस्वीर देखता हूँ तो मुझे पूरी रियासत की नाकामी उसके अंदर नज़र आती है, ठीक है। और ये इसके पास वसाइल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे इसका केस मुझे भेजें, और अगले दिन उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर साहब से बात की, अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उस बच्ची के वालिद के लिए कंपनसेशन उन्होंने 1 टाइम कंपनसेशन 10 लाख रुपया अप्रूव करवाया, ठीक है। और वो फिर उन ऑफिसर्स की पोस्टिंग ही फैसलाबाद शहर में हो गई, और फिर मैं आई वाज वेरी हैप्पी। फिर मैं उसको लेके गया, उसके वालिद को, बच्ची के जिसमें कंपनसेशन 1 साल केस चला, और एक दिन उसका मुझे फ़ोन आया, धाड़े मार मार के रो रहा था, कहता था सर कि आप मेरे मोहसिन हैं, तो लेकिन यह है कि मैं दुनिया से जाना नहीं चाहता, लेकिन ये कि आपके निज़ाम ने, इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने जितना मेरे पे जुल्म किया है, ठीक है, तो मैं मरना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने कहा हुआ क्या है? कहते जिस मुजरम को आपने सज़ा दिलवाई थी फांसी की, आज उसकी उन्होंने उम्र कैद में कन्वर्ट कर दी है, और मुझे पता तक नहीं चला।
और मुझे मुख्तलिफ़ हीलो बहानों से प्रेशर आ रहा है इस सिस्टम में कि आप सुलह कर लो, पैसे ले लो कुछ, ठीक है ना। कहता है मैं अपनी छोटी बच्ची का किस तरह मैं मतलब पैसे लूँ, 5 साल की इतनी खूबसूरत बच्ची, जिस तरह एक फूल कली की तरह उसका रेप के बाद मर्डर हुआ, और फिर वो उसकी कन्वर्जन हुई, और ये रोता मेरे से आखिरी बात मेरे से उसकी अब तक हुई है। और मैं अगर अभी भी आज भी चेक करूं तो उसका मुजरम या तो निकल गया होगा, छूट गया होगा, किसी कानूनी हिच का सहारा लेके, किसी एक चीज़ का कि जी इसमें चेन ऑफ कस्टडी ठीक नहीं थी, मौका गलत लिखा हुआ है, इसका मौका नक्शा ठीक नहीं है। इस तरह के केसेस मैं आपको बीसियों अपनी सर्विस में नोट करवा सकता हूँ। दहशतगर्दों के केसेस मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे ऐसे केसेस बता सकता हूँ जिसमें दिन दिहाड़े पुलिस वालों के कत्ल किए गए, और वो चंद महीनों बाद हम उन बंदों को दंदनाते हुए इन्हीं सड़कों के ऊपर देखते रहे। जब आपका ये सिस्टम होगा तो फिर कुछ ना कुछ तो रियासत को सोचना पड़ेगा। मुझे ये बताएं, कुछ ना कुछ तो इस रियासत को फिर फ़ैसला करना पड़ेगा ना सख्ती का, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊं, हेलमेट क्यों पहना है? जुर्माने की वजह से। मुजरम क्यों भागे? गोली की डर की वजह से, ठीक है ना। या तो आप फ़ैसला करें, ये जो आप जो बात कर रहे हैं ना इसकी किलिंग्स की, आप अमेरिका का डाटा देखें, मैं आपको पूरे कंट्रीज़ का, पूरी दुनिया का डाटा आपको सामने रख देता हूँ। सबसे ज़्यादा, अगर ये एक दफ़ा हुआ था इधर थाने से गिर के है ना, एक मुजरम ने छलांग मारी और हमारे पुलिस वालों के ऊपर पर्चे हो गए, और उस वक़्त के CCPO साहब थे, पढ़े लिखे बंदे हैं, UN में काम कर रहे। उन्होंने मुझे कहा कि यार ये इसके ऊपर है ना को मुझे इंटरनेशनल डाटा निकाल के दें, और अभी भी मेरे पास रिपोर्ट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने उनके साथ शेयर की थी। सबसे ज़्यादा अब्यूज़ ऑफ पावर के केसेस अमेरिका में रिपोर्ट होते हैं। कस्टोडियल किलिंग के सबसे ज़्यादा केसेस आर रिपोर्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। तो ये अभी मैं उसके ऊपर आपको को अपना पर्सपेक्टिव तो नहीं देना चाहता, लेकिन आप ये देखें कि अभी को मुजरम लाहौर में वारदात करके जाएगा तो किधर जाएगा, ठीक है ना। ये एक सर्टेनिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो मैं समझता हूँ कि ये हम अब वो बार बार हमें ये बताया जाता है कि भाई अगर जुर्म कम किया जा सकता है तो मुझे बताइए ट्रैफिक को सही क्यों नहीं किया जा सकता। और ये बिल्कुल 100% किया जा सकता है। एक कंसिस्टेंट एफर्ट से बार बार आप एक चीज़ पे काम करेंगे तो वो डेफिनेटली माशरे से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप आज का डाटा देख लें पूरे क्राइम पूरे पंजाब का, जहाँ पे हम जब SP थे तो 15-20 डकैतियाँ, 25-30 मोटरसाइकिल गाड़ी चोरी, एक SP शाम को ना FIR दर्ज करके अपने घरों में जाते थे, ठीक है ना। और दंदनाते हुए बहुत सारे केसेस मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशंस में देखे हैं कि जिसमें हमारे यहाँ असल में जो काम करने वाला सबसे ज़्यादा है ना, मैं आपको बताऊँ, ये आपको किसी बंदे ने ये बात बहुत कम सुनी होगी, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, आपको पता है पूरी दुनिया में प्रोसिक्यूटर्स दे हैव द पावर टू ड्रॉप आउट द केस। जापान में कन्विक्शन रेट 98% क्यों है? क्योंकि प्रोसिक्यूटर के पास इख्तियार है कि वो केस को ड्रॉप भी कर सकता है कि अगर इनसफिशेंट है। बाकी जो केस जाता है वो अदालत में जाता है और उसके ऊपर 100% श्योरिटी होती है कि इसमें सज़ा हो। आपका तो फ़िल्टर ही कोई नहीं है, आपने जितने पर्चे दर्ज किए वो सारे अदालत में जा रहे हैं। वो उसका नतीजा क्या है कि एक जज साहब के पास 2-2 हज़ार पर्चे मतलब केसेस हैं, उसको डिसाइड अपार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी केसेस, और ये वो अब ये भी कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब जो अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। गांव में आपने देखा होगा बाबे सुबह सुबह उठ के चिट्टा कुर्ता पग लेके सारे इकट्ठे होते हैं, फिर गाड़ी कराते हैं। किधर जा रहे हैं जी? आज चाचा तारीख पे जा रहे हैं। चाचा तारीख पे जाता है और फिर 10 साल बाद वो चाचा फौत हो जाता है, फिर उसका बेटा अदालतों का रुख करना शुरू कर देता है। मेरे अपने घर की ज़मीन के मेरे वालिद साहब भी वकालत से उनका ताल्लुक़ था, और हम सुबह सुबह 4 बजे उठते थे तो वो लिया में अपनी हमारी आबाई ज़मीन का एक केस चल रहा था, और बचपन से लेकर जवान हो गए, मैं पुलिस में आ गया, वो केस ख़त्म नहीं हुआ, मेरे वालिद साहब फौत हो गए। आपके साथ ऐसा हुआ?
ओ भाई हम भी तो हम कहाँ से आसमानों से उतरे हैं, हम भी तो इन्हीं गलियों में खेलने वाले गंदे बच्चे हैं। हमें कहाँ आप समझते हैं ये पता नहीं कहाँ से ये वर्दी पहन के पता नहीं क्या बन गए। हम भी उन्हीं गलियों से खेल के आए हैं। मैं आपको 70-100 मिसालें दे सकता हूँ। और ये प्रॉपर्टी के केसेस आप अभी भी किसी गांव में चले जाएं, एक ऐलान करवाएं मस्जिद में कि बताएं किसकी ज़मीन पे किस ने कब्ज़ा किया होगा, और उसको ये श्योरिटी होगी कि ये पता चलेगा कि मुझे ये गुंडे आके मारेंगे नहीं, डाले आके उठाएंगे नहीं। तो आपके शहर जो है ना, गांव से गांव कतार दर कतार लोग आ जाते कि ए साड़ी फूफी दी ज़मीन ते कब्ज़ा किया सी, एने मेरे दादी दी ज़मीन हथियाई सी। ये वो माशरा है जिसके अंग्रेज़ों ने क्या हाल निकाला था, लॉर्ड डलहौज़ी ने क्या हाल निकाला था। वो ठगों को लटका देते थे। जो आप ह्यूमन राइट्स के बानी है ना, आप तारीख़ उठा के देखेंगे अंग्रेज़ ने किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन की थी। हमारे ख़ानदान में एक और मैं बताऊं कि एक शख्स था फ़ौज में, अंग्रेज़ की हुकूमत थी, और हम एक बूढ़ी अम्मा को मैं अक्सर देखता था और मैं अपनी दादी से पूछता था कि ये अम्मा का मुझे पता नहीं मेरी क्या लगती है ना। बूढ़ी थी, कहती बेटा तैनू नहीं पता एदा बंदा फौज सी। मैं कहा वो बंदा किधर है? तो मेरी दादी खामोश हो गई और उन्होंने कहा कि ये जब इसकी शादी हुई थी ना, इसका बंदा 3-4 दिन की छुट्टी पे आया था और 2 दिन है ना उसने ज़्यादा छुट्टी गुजार ली। जब अपने मेजर से पेश हुआ था तो उसने पूछा कि क्यों तुम लेट आए हो, 2 दिन गैर हाज़िर क्यों रहे हो? और उसने कहा कि मेरी शादी थी। तो उसने उसको बाहर दफ्तर के आगे खड़ा करके गोली मार दी थी। ये मेरे ख़ानदान में, मेरे बड़ों में, ये मेरी दादी ने मुझे बताया। ये आप जो ह्यूमन राइट्स की जो बातें हैं, ये वो वहाँ का ह्यूमन राइट्स भी मैं सारा पढ़ के आया हूँ, सुना के आया हूँ। उधर मैंने पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में, अमेरिका में बहुत सारे लेक्चर्स भी दिए हैं इसके ऊपर। टेररिज्म के ऊपर मैंने बहुत सारी बात की, ठीक है। और टेररिज्म के ऊपर जब मैं बात कर रहा था तो मैं क्लिंटन, वो जो जॉर्ज जो बुश था, उसकी तस्वीर तालिबान के साथ दिखाता था अमेरिकियों को, और उसके ऊपर उसने कहा था कि द मॉरल्स of Taliban are the equivalent to the morals of our forefathers, right? तो अभी भी आप ये जो बातें कर रहे हैं ना, CCD और ये वो, आपने किस तरह हुकूमत की, आपके मुल्कों में किस तरह की हुकूमत होती है, ठीक है। हाँ, ये ठीक है कि फॉर द टाइम बीइंग ये इस तरह की चीज़ें, जब ये आपकी चीज़ें सारी स्ट्रॉन्ग होंगी, जिस तरह मैं कहा प्रोसिक्यूशन सिस्टम को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की सर्टेनिटी। देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि सज़ा एक कंपनसेशन है एक विक्टिम के लिए। जब माँ को पता चलता है कि मेरे बच्चे का कातिल आज उसको फांसी हो गई, तो थोड़ा सा दिल में सुकून होता है। 2016 से लेके APS के वाक़े के बाद आप मर्डर रेट देख लें पूरे पाकिस्तान में, और APS के बाद देख लें, बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुई, 38% तक रिडक्शन हुई। मैं क्योंकि सारी सिस्टम को थोड़ा सा शौक़ है, पढ़ता रहता हूँ। क्यों? वजह फांसी खोल दी गई। आपके 15-16 हज़ार बंदे डेथ रो के ऊपर थे, उनको तख्तादार पे लटका दिया गया, कत्ल आपका नीचे आ गया। 2016 से डाटा ले लें, इससे पहले APS के वाक़े से और APS के वाक़े के बाद आप देखें कि पाकिस्तान में मर्डर रेट ड्रॉप हो गया। सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, जब शक की बुनियाद पे आपके कातिल छोड़े जाएंगे, उन माओं के कलेजे में भी ठंड नहीं पड़ेगी, वो भी तड़पती रहेंगी। वो अपनी ऐसी माएँ मैंने देखी हैं कि जिनके बच्चे कत्ल हो गए और अभी भी कई सालों से रोज़ाना कब्रिस्तान में जाती हैं। ऐसी मैं जानता हूँ। डॉक्टर साहब, जिस अमल दरामद को आप बेहतर कह रहे हैं, उसमें CCD है या उसमें ये कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन है, ये हुकूमत में किसको ख्याल आया, किसको क्रेडिट दें? मैंने अपनी पूरी सर्विस में, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं हालांकि टीवी पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, ना करता हूँ, मेरी आदत भी नहीं है इतना की, लेकिन मैंने अपनी पूरी सर्विस में पहली दफ़ा ये गवर्नमेंट देखी है जिसमें मेरे काम में कम अज़ कम मुदाखलत नहीं मैंने देखी। ना तो मुझे डर है कि मुझे पॉलिटिकल तरीके से चेंज किया जाएगा, वो तो मुझे मसला ही कोई नहीं, अभी भी चेंज को कर दे तो आई डोंट हैव एनी कंसर्न। 20 दफ़ा अगर हो गए हम
20 सालों में 20 दफ़ा OSD हुआ हूँ। कातल पकड़ने पे हुआ, मरी में कत्ल हुआ, कातल पकड़े, ताकतवर थे, एक राहगीर बैठा हुआ उसको गोलियों से भून दिया गया, मैंने उनको गिरफ़्तार किया, पूरा मरी रोड बंद हुआ, कब्ज़ा माफिया ने कंपेन चलाई और मुझे तब्दील कर दिया गया। ठीक है, 3 महीने मेरी पोस्टिंग में हुई। मैंने तो सारे हम सारे पुलिस ऑफिसर्स ने ये सारी सिचुएशंस देखी हुई हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि मैं बतौर पुलिस ऑफिसर मेरे काम में कोई सियासी मुदाखलत नहीं है, नंबर 1। अदरवाइज़ तो हम एक कांस्टेबल का तबादला नहीं कर पाते थे भाई, ठीक है ना। और अब मिनिस्टर को क्रेडिट ऑफ कोर्स। और मैं आपको ये भी बताऊं, अब मुझे आई डोंट नो कि इसका फीडबैक क्या मिलेगा जो मैं बात कर रहा हूँ। मैंने पहले दिन ये बात की थी जब सारी की सारी इधर मेरी पोस्टिंग हुई थी कि ये हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा नुकसान एक सियासी गवर्नमेंट को होता है ये इंक्रोचमेंट ख़त्म करना। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, उसके वोटर्स ख़त्म, लेकिन ये नुकसान मैं बर्दाश्त करूँगी, आपने मुझे लाहौर साफ़ करके देना है। ठीक है ना, ये क्योंकि जो इनर सर्कल्स में बहुत सारे लोग जाने जाते हैं कि एक एक केस के ऊपर उनकी नज़र होती है और एक एक केस से DIG से पूछा जाता है और टारगेट कोई दिनों का नहीं दिया जाता, मिनटों का टारगेट दिया जाता है कि तुम्हारे पास 60 मिनट है, ये काम करके मुझे बताओ। और ख़ास तौर पे ये जो हरासमेंट के केसेस हैं, इसमें मैंने नहीं अपनी पूरी सर्विस में देखा कि एक कोई गवर्नमेंट इसको इतना सीरियस ले हरासमेंट के केसेस में। अदरवाइज़ ये हम समझते नहीं हैं कि जी वो बाश नौजवान कह के हम निकाल देते हैं, किसी की माँ बहन का ख्याल ही कोई नहीं है। ठीक है ना, एक मूवियाँ बना रहा है, कोई होटल कर रहा है, कॉलेजों के आगे लड़के खड़े हुए हैं, ठीक है ना, आप करके दिखाएं। ठीक है, ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये क्रेडिट सिर्फ एक ही शख्स का है, वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब है इस वक्त। ठीक है ना, और जो रियासत की रिट मैं अब इस दौर में देख रहा हूँ, ये भी मैंने अपनी पूरी 22 साल की सर्विस में मैंने नहीं देखी। हमेशा पुलिस डर डर के काम करती थी, फैसले बहुत सख्त करती हैं और कायम रहती हैं। डेफिनेटली वो तो आपके सामने ही है, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, हर इंसान को नज़र आ रही हैं। और पहली बात यह है कि पुलिस वालों को खुद अपने डर पड़ा होता है कि ये करेंगे तो फिर या तबादला हो जाएगा। आप मुझे बताएं, मैं ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाहता जो पॉलिटिकली इंटरप्रेट की जाए। ठीक है, मेरे एक RPO साहब आए एक दिन और मैं DPO रेमिया ख़ान था और उनको मैंने 6 घंटों में ब्रीफिंग दी, 6 आवर्स। इज़ अ वंडरफुल ऑफिसर माशाल्लाह, बड़े अच्छे ओहदों पे भी रहे हैं वो। 6 घंटे मैंने उनको ब्रीफिंग दी कि कच्चे में ये लोग हैं, इस तरह है, ये ऑपरेशन चल रहा है, ये इंटेलिजेंस का सिस्टम है, ये स्ट्रेटजी है। ठीक है, अगले दिन मैं उठाऊँ तो RPO साहब का तबादला हो गया। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा सर किधर है? कहता कमांडर जस्ट 1 डे, गुड बाय। यार आप एक सिस्टम में कोई तब्दीली ला सकते हैं जिसमें RPO और DPO को एक एक दिन के लिए लगाएंगे, ठीक है ना। और हमने देखा है कि एक DSP आ रहा है, दो जा रहे हैं, 3 दिनों बाद फिर को 2 आ रहे हैं। ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह। सबसे पहली बात यह है कि अब मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने एक स्टेबिलिटी दी है एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई आप इसमें काम करें और आप हम और दूसरे आम किसी बंदे को तो ये इवन है ही नहीं है कि वो आके इंटरफेरेंस करता रहे। ठीक है ना, जिस तरह मैंने तो टू बी वेरी फ्रैंक अपनी सारी सर्विस में इस तरह की इंटरफेरेंस देखी है और आई वॉज द ओनली पर्सन हु रिएक्टेड एक्चुअली इन प्रिंसिपल। अब बहुत सारे लोग लॉन्ग मार्च का जिक्र करते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के FIRs का जिक्र करते हैं, बहुत सारे लोग पिंडी में मेरे तबादले से जिक्र, बहुत सारे का सारा 20 साल लड़ाइयों में गुजर गए। सिर्फ वो इस चीज़ की तो लड़ाइयाँ थी कि भाई मैंने अगर कातल पकड़ने पे एक पटवारी मुझे चेंज करवा सकता है, मुझे बताएं इस मुल्क का निज़ाम किस तरह चेंज होगा। यही तो लड़ाइयाँ थी मेरी, 20 साल ये लड़ाइयाँ चलती रही हैं। अब पहली दफ़ा मैंने कम से कम अपनी सर्विस में, हालांकि ये जो मेरी सर्विस है ये तो 19 ग्रेड का ऑफिसर इधर लगता रहता है, मुझे 4.5 साल हो गए DIG बनने हुए। मुझे कोई इसमें नहीं है कि जी मैं इधर ही लगना, मैं क्यों लगना है इधर, मुझे बलूचिस्तान भेज दें, मुझे KP भेज दें, मुझे पाकिस्तान है ना। अच्छा ये भी क्या हो गया कि जगह बदल गई और इरादे बदल गए। जगह बदलने से इरादे तो न बदल सकते, जगह से तबादलों से जगह बदलती है, इरादे नहीं बदलते। वो बेशक पहाड़ हों, KP में मैंने बहुत सर्विस की है और अफ़गानिस्तान के साथ मेरा डिस्ट्रिक्ट है 38 किलोमीटर।
वो हमारे मेजर जनरल साहब भी मेरे जाने से पहले शहीद हुए हैं, उधर को जो GOC साहब थे। और मुझे टास्क दुरानी साहब ने दिया था कि जैसे टेररिस्ट नहीं आने चाहिए। हमने तो वो भी मैंने आई एन्जॉयड माई आप मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर को देख। मुझे एक दफ़ा सज़ा के तौर पे सिंध भी भेजा गया और मैं समझता हूँ कि सिंध का कल्चर जितना मैंने एंजॉय किया देख के, रातों को वो बादामों वाली चाय पीनी हमने हाईवेज़ के ऊपर, एक DSP साहब होते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सी द डाइवर्सिटी एंड द एक रिचनेस ऑफ इनहेरिट जो है हेरिटेज, रिचनेस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है ना, वो आपको सिंध में नज़र आता है। इसके तो इतने खूबसूरत रंग हैं, बलूचिस्तान, ठीक है, KP, GB, ये सारे का सारा हमारा ये क्या है कि लाहौर सारी नौकरी लाहौर ही करनी है, लाहौर ही पैदा होना है, लाहौर ही फौत डॉक्टर साहब, आज आप हम मौजू से भी हटे, हाँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने बहुत बड़ी बोल्ड और बड़ी सख्त बातें कर दी। आपको लगता है कि अब आप पहले की तरह आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा? मेरा ख्याल है कि ट्रांसफ़र इज़ जस्ट ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन प्लेस टू। अच्छा, वैसे मेरी अपनी आदत भी है कि मैं 1 साल के बाद ना एक जगह से तंग भी आ जाता हूँ मेरी, क्योंकि पहले इतनी जल्दी होती थी, 2-2 महीने बाद कभी इसी शहर चले जाओ, कभी इधर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं लेना, तुम इधर चले जाओ, कभी कहते सूबे से निकाल दो, ठीक है ना। ऐसे 3 वाक़यात हुए हैं कि वो IG ने कहा कि सर असी तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ इससे जान छड़ा लें, इसे चलवे से भेज दें, इसे KP, और KP चला जाता था। जब KP में मसला नहीं, मोटरवे में चला गया। जब किसी जगह कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता था तो एक फॉर्म फिल करते थे और स्कॉलरशिप लेते थे और बाहर पढ़ने चले जाते थे। इसी वजह से वो मैं 7 साल बाहर ही रहा हूँ। कभी इंग्लैंड चला गया पढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ, पहले भी सारी ज़िंदगी स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ। अपनी तालीम पे मेरा ख्याल को 1000 रुपया भी नहीं मेरा खर्चा आया होना, बचपन से लेकर आप तक, ठीक है ना। अपने नाम पे लड़ते रहे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग इज़ जस्ट ए टाइनी पार्ट। और मैं आपको बताऊं कि एक ही ट्रांसफ़र होना है इस दुनिया से अगली दुनिया, एक ही शोकाज नोटिस मिलना है, एक ही चार्जशीट होनी है, उसका साफ खड़ा होना है। बाकी तो ये आई मीन टाइम बीइंग एक साइकोलॉजिकल है कि जी आप DIG बन गए हैं, आप एडिशनल IG बन गए हैं, कुछ भी नहीं है। वो सब मिट्टी में जाना है। मैंने ऐसे DIG IG के सारे जनाजे देखे हैं, गनमैन उठाते हैं, अपनी औलाद भी नहीं उठाती, ठीक है ना। है ज़ीरो सम गेम है, मैं आपको बताऊं, ये मेरे दिन में तो बहुत क्लियर है। और सबसे बड़ा खौफ इंसान का ना किसी चीज़ के छिन जाने से होता है। आप अपने प्यारों को नहीं बचा सकते, वो भी दुनिया से चले जाते हैं। ये नौकरी छोटी सी चीज़ है, तबादला तो उससे भी छोटी चीज़ है, ठीक है ना। तो मैं तो कभी सोचता ही नहीं हूँ कि किसी जगह लंबा रहना है, किसी जगह क्या है उसमें। आप पहाड़ों में रहें, आप खूबसूरत पहाड़ है, अभी भी आई एम रेडी टू गो एनीवेयर। DIG अतर वहीद एक ऐसा नाम जो अपने फैसलों पर कायम रहने के लिए जाना जाता है। ऐसे ऑफिसर जो दबाव के बावजूद अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते और जिन्हें सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी ईमानदारी और दो टोक अंदाज ने न सिर्फ महकमा पुलिस बल्कि आवाम में भी एतमाद पैदा किया है। उन्हें मालूम है कि सच बोलना आसान नहीं, लेकिन उनके नज़दीक खामोशी सबसे बड़ा जुर्म है। अपने हालिया इंटरव्यू में DIG अतर वहीद ने ऐसे निकात पर बात की जो न सिर्फ काबिले गौर हैं बल्कि पुलिस निज़ाम में तब्दीली का इशारा भी देते हैं। आइए सुनते हैं वो ऑफिसर जो फैसले बदलने के कायल नहीं और जो हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। क्योंकि जब मैं तस्वीर देखता हूँ तो मुझे पूरी रियासत की नाकामी उसके अंदर नज़र आती है। 1 साल केस चला और एक दिन उसका मुझे फ़ोन आया, धाड़े मार मार के रो रहा था। आप मेरे मोहसिन हैं तो, लेकिन यह है कि मैं दुनिया से जाना नहीं चाहता। सिस्टम ने जितना मेरे पे जुल्म किया है तो मैं मरना चाहता हूँ। दिन दिहाड़े पुलिस वालों के कत्ल किए गए और वो चंद महीनों बाद हम उन बंदों को दंदनाते हुए इन्हीं सड़कों के ऊपर देखते रहे। और हम सुबह सुबह 4 बजे उठते थे तो वो लिया में हमारी आबाई ज़मीन का एक केस चल रहा था और बचपन से लेकर जवान हो गए, मैं पुलिस में आ गया, वो केस ख़त्म नहीं हुआ, मेरे वालिद साहब फौत हो गए। आपके कातल छोड़े जाएंगे, उन माओं के कलेजे में भी ठंडनी पड़ेगी। आम अल्फाज में आम शहरी को समझाने के लिए ये भी इल्ज़ाम ट्रैफिक पुलिस पे है
कि लाहौर में आप बड़ी गाड़ियाँ दिन के वक्त आने देते हैं, इनका एक टाइम मुकर्रर है, क्या ये कोई कानून है, कोई SOP है, और कैसे आप रोक सकते हैं? कानून क्या कहता है? उसमें देखें शेख साहब, ये 11 बजे मुबीन साहब के दौर से ये शुरू हुआ था, और उन्होंने इससे पहले भी शायद रैंडमली हुआ था, लेकिन उन्होंने भी ये दो जो मेन रोड अभी बंद किए ना, ये उस वक्त भी बंद नहीं थे, अभी तक नहीं ये बंद थे, रायविंड वाला और ये वो ना। हम ये करते हैं कि 11 बजे सिर्फ हैवी ट्रैफिक को छोड़ा जाता है। अब हैवी ट्रैफिक के कौन सी heavy अंदर दैट इज़ कॉल्ड HTV, जो 22 व्हीलर ट्राला है, ट्रक्स हैं और ये मज़दा जो है ना, विद इन द डेफिनेशन ऑफ LTV आता है, लेकिन ये है कि इसके ऊपर भी हमने इस वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स अडॉप्ट किए हैं। कुछ हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात इसमें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं, वो धमकी है आपको? नहीं, धमकी तो चले बात की बात है। ये जिस तरह हमने ऑयल टैंकर्स को मैंने 2 दिन के लिए बंद किया कि आप रात को किए जाए। अच्छा, जब हम इनके सिस्टम को फिर समझना शुरू करते हैं तो हमें भी कुछ समझ आती हैं चीज़ें। मेरे पास मैं ऑयल टैंकर एसोसिएशन वाले आए सारे मेरे पास, है ना। उन्होंने कहा कि सर हमारा जो इसमें फिलिंग का प्रोसेस है जो शेखोपुर से होता है, वो रैंडम सारा दिन होती रहती है फिलिंग। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट इसकी है ना लाहौर में, जितने पंप्स हैं, अगर ये रात को सिर्फ अगर हम सारी रात भी अगर ये करें, ये हम उसकी ज़रूरियात को पूरी नहीं, आपके पंप ड्राई हो जाएंगे। हमें तो चले नुकसान होगा, पब्लिक को भी होगा, पब्लिक को होगा। ये सारी रात अगर हम फिल करेंगे तो दिन के वक्त अगर ये ऑपरेशन हमारा बंद होगा तो ये ड्राई हो जाएंगे पेट्रोल पंप। अब ये बात बड़ी लॉजिकल, देखें मैं कोई ऐसा फ़ैसला तो नहीं कर सकता कि पूरे लाहौर को मैं अफेक्ट कर दूं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने उन्हें कहा कि आप इसकी टाइमिंग रखें, स्कूल के टाइम और ऑफिस के टाइम पे आप अपने ड्राइवर्स को सबको बताएं कि भाई ये 2 घंटे स्कूल के वक्त और 2 घंटे शाम को जब छुट्टी होती है ऑफिस के वक्त 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपने रोड्स के ऊपर नहीं आना। इसको ऑब्ज़र्व करते हैं और सारी ट्रैफिक को बताते हैं। अब हमारी बात बिल्कुल जायज़ है कि भाई आप फिटनेस के बगैर गाड़ी ना आने दिया करें, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ठीक है ना। उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर तो देखें, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। देखें वो उसका एक विक सिस्टम है हमारा, पूरे पंजाब में 25 स्टेशन हैं उसके, जहाँ पे सरकार ने एक पूरा निज़ाम बनाया उसकी व्हीकल फिटनेस में, उसकी धुआं छोड़ने वाली ब्रेक सिस्टम, उसका इंजन सिस्टम सारा चेक होके और उसका एक सर्टिफिकेट बनता है जिसको हम भी करते हैं, RTA भी चेक करते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जी ना काफ़ी है। देन आई डिस्कस विद दी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा कि जी हमारा स्टेशन खाली पड़ा रहता है, कुछ दिन में 25-30 आते हैं, वो हम उनकी सर्टिफिकेट करके वो बना देते हैं, एंड दैट इज़ द ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है। अब मैंने ये भी एक कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ कि ये फिटनेस के सर्टिफिकेट का स्टिकर स्क्रीन के ऊपर ही लगा होना चाहिए और उसका QR कोड होना चाहिए, बार कोड होना चाहिए। जस्ट हम स्कैन करें तो हमारे पास फिटनेस है। बाज़ का ड्राइवर्स होते हैं उनके पास नहीं भी होता बाज़ का, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उस QR कोड को स्कैन करें और हमारे मोबाइल पे उसका पूरा फिटनेस आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें देखें, एक हम चीज़ कहते हैं जिसे हम पंजाब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बनाया, चीफ मिनिस्टर साहबा को सबमिट किया, पूरे कैबिनेट के मेंबर्स भी थे उसमें, बहुत सारी चीज़ें, और उसके अंदर फिर बहुत हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन गवर्नमेंट के हर लेवल पे होती है। तो ये इंटीग्रेशन हम करेंगे पूरे पंजाब में, ये फिर होगा, राइट। ये नहीं है कि ये अगर फॉर एग्जांपल सरगोदा से एक क्रश वाला ट्रक निकलता है, ठीक है ना, आगे फंस गया, हाँ फंस गया तो बाकियों ने कुछ नहीं करना, वो फिर उनकी भी तो जिम्मेदारी होगी ना, ठीक है ना। रहीमिया खान से एक ट्रक आता है तो वो फिर इधर आके कुछ गड़बड़ करता है, अगर वो रेट्रोफिटेड है, पीटर का इंजन लगाया हुआ है मज़दे के, ठीक है ना, बॉडी उसकी लंबी की हुई है, ठीक है। इसके अंदर 5-6 चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं। तो इस तरह ना सिर्फ लाहौर में हादसात और मज़ीद कम होंगे बल्कि पूरे पंजाब में। आप देखें, अभी भी मैं देख रहा था कि खैरपुर में एक बड़ा ट्राला था, उसके साथ मोटरसाइकिल के ऊपर 4 लोग थे और वो फौत हो गए। अब मुझे देखें, सारी जिम्मेदारी क्या हम पे आनी है यार। जो 4 लोग एक मोटरसाइकिल पे ऊपर बैठते हैं, खुदा का खौफ कर लो यार, ठीक है। रोज़ाना लाशें मीडिया में आती हैं, मीडिया मतलब चीख के बता रहा है कि यार इंसान बन जाओ कुछ। अब मैं इधर दिल्ली इवन मार रोड के ऊपर एक बंदा चला रहा है, 3 औरतें पीछे बैठी हुई हैं, मुझे बताएं, ठीक है ना। अब थाने वाले तो एक बंदे को फिक्स करते हैं, किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होता है तो किसी का कुछ हो रहा होता है।
अब आपने हमारे जुम्मे लगा दिए सारों को सही करना है, ठीक है ना। अब सारों को सही करने के लिए आपको एक शऊर की ज़रूरत है। बिल्कुल वो और देखें उसमें एक है कि शऊर जो है वो घर से भी आता है, अदारों से भी आता है, और फिर महकमे भी शऊर देते हैं, और महकमे पहले बाशऊर बनते हैं। इसीलिए मैं बार बार, आपने देखा होगा, आई डोंट स्पेयर एनीवन, स्पेशली पुलिस, अगर इफ़ दे आर वायलेटिंग क्राइम, वायलेटिंग लॉज। मैं अपना ड्राइवर, मैं पहले दिन मैंने कहा सीट बेल्ट नहीं मारनी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलना। मुझे दुनिया कहेगी कि यार तुम खुद कानून पे अमल नहीं करते। आज तक मैंने, जब से गाड़ी का स्टीयरिंग, जब से लाइसेंस मेरा बना, आज तक मुझे नहीं याद कि मैंने कभी सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चलाई हो। आज तक, ये नहीं है कि मैं अभी इस पोजीशन की वजह से, आज तक, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं कि अब तो हमारे बच्चे भी इवन अगर सीट बेल्ट ना बानी हो तो कहते हैं आप सीट बेल्ट क्यों नहीं आपने बानी। अब शऊर आ रहा है, अब नई जनरेशन में आ रहा है। लेकिन साथ साथ ऐसे भी बच्चे हैं जो वन व्हीलर करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वन व्हीलिंग के लिए अब मैं स्पेशल स्क्वाड्स बनाई हैं। अब मैंने एक साइबर यूनिट बनाया, एक छोटा सा। मैं कि ये आप सरफेस करते रहा करेंगे, जो लोग वन व्हीलिंग की अपनी वीडियो शाया करते हैं, पब्लिश करते हैं, उनके ऊपर पर्चे। अब तक हमने रात भी 2 पर्चे दिए हैं बंदों के ऊपर, 2 गिरफ्तार भी किए हैं वन व्हीलर्स के। 7 पर्चे अभी तक इस महीने में हो चुके हैं। कितने बच्चे अलाउ हैं मोटरसाइकिल पे? 2 सवारियां बैठ सकती हैं। 2 ही अलाउ है। तो बच्चे नहीं, कोई बच्चा नहीं है। कानून कहता है कि ये मोटरसाइकिल 2 बंदों की सवारी है, इस पर 2 ही बैठने हैं। तो फिर आप उस पर अमल क्यों नहीं करवाते? नहीं, उसी के ऊपर अमल करवाते हैं। उसमें हम ये पता क्या, देखिए अब एक फैमिली है ना, एक आप और मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। मैं तो उस एंगल से भी बड़ा कंपैशन, देखें एडमिनिस्ट्रेशन के 3 पिलर्स हैं जो मैंने सीखे हैं। 1 इज़ सर्टेनिटी, कि जो आपने कहा है वो है या नहीं है, सड़क पे नज़र आ रहा है या नहीं है। ये नहीं है कि जी तमील हो गई, जिसका मतलब तमील हो गई हो तो मतलब कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। जिस अफसर ने काम नहीं ना करता वो लिख देता है टेक नेसेसरी एक्शन, इसका मतलब वो काम नहीं करना चाहता थोड़ा। जिस दरख्वास्त के ऊपर नेसेसरी एक्शन लिखा है ना, मैं अपनी, मेरे 27 साल सर्विस हो रही है सरकार की, 22 साल पुलिस में, ठीक है। जिस दरख्वास्त के ऊपर नेसेसरी एक्शन लिखा है, इसका मतलब है कि उस अफसर का काम नहीं करना, उसका दिल ही नहीं करता काम करने, ठीक है ना। सर्टेनिटी इज़ नंबर 1, ठीक है ना। कि आप, अगर आपने जो भी काम किया है ना वो सर्टेनिटी के साथ। नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ न्यूट्रलिटी, कि जो आपने काम किया फिर सबके लिए बराबर है यार। ये नहीं है कि उसमें फिर वकील साहब 2-2, 3-3 मोटरसाइकिलों पे फिरते रहें। अब उनको बहुत सारों को मैं रखवाता हूँ, ज़ाहिर स्टाफ वाले कहते हैं कि लड़ाई करते हैं, फिर ये हंगामा होगा। मैं कह यार हंगामे कर लो, आप कर लो, जितने हंगामे होने कर लो। जब मैं अपने कांस्टेबल्स को जुर्माने करवा रहा हूँ बगैर वर्दी में खड़े होके, फिर इनको भी होने चाहिए। इसमें सर फिर क्या हो सकता है कि बच्चे, अगर कानून ये कहता है कि मोटर बाइक पे सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खवातीन, और दोनों ने क्रैश हेलमेट भी पहना हो, ये भी कानून में लिखा हुआ है। अभी तो आप, ठीक है ना, एक को बना रहे हैं तो इतना कुछ सुन रहे हैं। नहीं, एक को तो 95% पहन चुके हैं, वो मेहरबानी है उनकी जो पहन चुके हैं। वो वैसे तो तबलीग से नहीं उन्होंने बात मानी, वो जब फिर ज़ाहिर जुर्माने ज़्यादा, यू कैन से कि इंटरसेप्शंस कहता हूँ मैं, आई ऑलवेज कॉल इंटरसेप्शंस, है ना। ठीक है, मतलब है कि डंडे का लफ्ज़ इज़ डेरोगेटरी, कोई नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई इतना होता है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन तो बाहर की दुनिया में भी बड़ी सख्त होती है पुलिस। सर वहाँ पे तो ऐसे भी होता है कि अगर किसी ने 12 घंटे की ड्राइव करनी है बस की, तो उसमें 2 ड्राइवर होते हैं। यस, होते हैं। इधर ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 2 भी रखे होते हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ पे ट्रैकर्स लगे हुए हैं ना गाड़ी में। अगर आपने रेस्ट नहीं ना किया, ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्रक ड्राइवर ने रेस्ट नहीं किया ना, तो ऑटोमेटिक पुलिस को अलर्ट जनरेट हो जाएगा, कैमरा जनरेट करेगा कि ये पिछले 2 घंटे से ये लगातार ड्राइव कर रहा है। दैट इज़ हाउ। अब आपके लोगों के बिहेवियर में चेंज, जो 5 बजे हेलमेट पहन के खड़ा है, क्यों खड़ा है? वो किसी पुलिस के डर की वजह से तो नहीं खड़ा, वो खड़ा है सेफ सिटी के चलान की वजह से कि भी मुझे 100 चलान देने पड़ेंगे अगर मैं नहीं गया जिस इशारे से। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा जो फ्यूचर है वो साइंस में है, टेक्नोलॉजी में है और कानून में है, लॉ में है। ये हर ऑफिसर की, हर एडमिनिस्ट्रेटर की, हर बंदे की प्रायोरिटी एरियाज़ होते हैं ना। मैंने तो जिस महकमे में जाता हूँ, पहले तो मैं उनके सिस्टम को समझ के देखता हूँ कि इसको अगर आपने चेंज करना है तो आपको सबसे पहले उसका कानून चेंज करना पड़ेगा।
हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग ये समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी ये समझते हैं, कानून में लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंट कर दें। मैं सोचता हूँ कि कानून बनाया किस तरह जा सकता है, नया कानून किस तरह बनाया जा सकता है। 99% ऑफिसर पाकिस्तान में पुलिस के भी क्या कहते हैं, कानून में नहीं लिखा हुआ। भाई कानून भी तो इंसानों ने बनाया है, या ऊपर से कोई मतलब है कि वो तो कानून दूसरा है जो आपकी हमारी किताब में लिखा हुआ है ना, ठीक है ना। बाकी तो कानून सारे आपने बनाए हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ गोरे बना के चले गए, वो भूल भी गए बना के, ठीक है ना, और वो उनके कानून को आप लेके बैठे। जिस तरह बैगरी वाला है, 1958 हमारे 1800 कुछ, ठीक है। पाकिस्तान प्रोसीजर कोड 1898, पाकिस्तान पीनल कोड। वो भाई 1800 से बाहर आ जाएं यार, 1800 से बाहर आ जाएं, क्योंकि उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, खपना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर आपको 1700 महकमों में जाके तब्दीलियाँ करानी पड़ती हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती। इज़ ए पेन्स टेकिंग थिंग, ठीक है ना। और फिर हमारे पास होता है कानून में ये लिखा हुआ है जी, कानून पे कानून भी अगर आपका कानून क्या है, कानून इज़ ए बेसिकली एग्रीगेटेड जो आपकी कलेक्टिव विजडम है ना, वो कानून है कि आपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया, डिपार्टमेंट ने इनपुट दी और एक चीज़ को आपने कानून बना दिया जो आपकी असम्बली, नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली, ये कानून है ना। तो ये चेंज भी हो सकता है। अच्छा, कानून ऑर्गेनिक होता है कि आपको चैलेंजेस, आप मुझे ये बताएं कि आज से 15-20 साल पहले इवन हम सारे स्टूडेंट थे, ठीक है ना, तो ये क्या हमने देखा था कि 13-13 साल के बच्चे जो है ना 60-60 लाख की गाड़ियों में फिर रहे थे, मोबाइल भी नहीं थे, ठीक है ना। कानून आपने उससे भी पहले का लिखा हुआ है, ठीक है। और अब आपके चैलेंजेस फ़र्क आ रहे हैं, ठीक है ना। और सेकंड, नंबर 1, नंबर 2 ये है कि जो भी आपने पॉलिसी बनानी है ना, उसके अंदर मैंने देखा है कि मेगा सिटीज़ को आप पुलिसिंग से सही नहीं कर सकते। ये बड़ी मैं इम्पोर्टेंट आपको बात बता रहा हूँ। मेगा सिटीज़ को आप सिस्टम से सही कर सकते हैं। सिस्टम क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप आज ट्रैफिक पुलिस की तादाद 10,000 कर दें, ट्रैफिक के निज़ाम में सिर्फ 1% भी इजाफा मैं नहीं समझता कि उससे होगा या नहीं होगा। आज तक मैंने अपनी पूरी सर्विस में ये नहीं कहा कि जी मेरे पास बंदे कम हैं। लेकिन आपके पास बंदे बाकी कम हैं। सर नहीं, ये इट इज़ अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। नहीं, बहुत ज़्यादा हैं। 3000 बहुत ज़्यादा है। हाँ। कैसे? क्योंकि मेरी जो फ़िलॉसफी है पुलिसिंग की, उसमें बंदों का किरदार जो है ना, वो जगह जगह पे नाके लगा के खड़ा नहीं होता। मेरी जो फ़िलॉसफी है उसमें जगह जगह के बंदों को चेक नहीं करता। लाहौर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ कवानीन नहीं बदले, बल्कि पुलिस फोर्स के अंदर भी एक नई सोच जन्म ले रही है। डीआईजी ट्रैफिक अतर वहीद ने प्रोग्राम जुर्म अंजाम में गुफ्तगू करते हुए ऐसा मौक़िफ़ पेश किया जो महकमा पुलिस के निज़ाम में इंसाफ और बराबरी की नई बहस छेड़ देता है। उनका कहना है कि तमाम अफसरान की तनख्वाह एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो सब एक ही मिशन पर हैं, आवाम की खिदमत और कानून की बालादस्ती। अतर वहीद ने यह भी बताया कि अपने पूरे कैरियर में उन्हें बेशुमार तबादलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मर्तबा 1 साल से उन्हें किसी सियासी दबाव का सामना नहीं है। ये वो बात है जो पुलिस के पेशावराना किरदार और गैर जानिबदारी की एक मुस्बत अलामत समझी जा रही है। आइए सुनते हैं डीआईजी अतर वहीद जो बता रहे हैं पंजाब पुलिस किस तरह नए अज़म और नए जज्बे के साथ कानून की अमलदारी को मजबूत बना रही है। दिस इज़ द थिंग आई लर्न इंटरनेशनली, ग्लोबली। मुझे ये बताएं कि आप पूरे यूरोप में फिरते हैं, आपको कितनी पुलिस नज़र आती है? नहीं नज़र आती। आप इवन बेल्जियम से, हॉलैंड से बेल्जियम जाते, मैं तो पढ़ता रहा हूँ, एक पेट्रोल कार मैंने कभी कभार देखी। एक जब आप स्विट्ज़रलैंड क्रॉस करते हैं इटली से, तो उधर एक पक्की उन्होंने गाड़ी खड़ी की हुई है उस बॉर्डर के ऊपर ना। बॉर्डर ऐसे हैं, क्या मजबूत चीज़ है। सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड सिस्टम के, अगर एक यूरोपियन कंट्रीज़ के डाटा दूसरे यूरोपियन कंट्री के साथ उन्होंने इंटीग्रेट किया है कि 28 कंट्रीज़ को बिल्कुल टोटल इंटीग्रेट करके एक सिस्टम बनाया। अब मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ आप क्राइम का डाटा सारे सूबों का एक करें, ट्रैफिक का सारा सिस्टम भी इंटीग्रेशन होनी चाहिए। कराची का डाटा लाहौर का, लाहौर इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा,
सारे का सारा एक नेशनल डाटाबेस जिसे हम कहते हैं, क्राइम का भी ऐसा होना चाहिए और ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी। आप जैसे मैं कहता हूँ पंजाब इंटीग्रेटेड, इधर तो 2 फुट आप दूर चले जाते हो, महकमे का डाटा फ़र्क होता है। अब रिंग रोड से उतरते हैं आपको पता है ये रिंग रोड के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है ट्रैफिक लॉज की वायलेशंस की, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लाहौर, अदर पार्ट ऑफ लाहौर। क्या फ़र्क है? फिर 2 आपने कदम आगे नीचे उतरे हैं तो उसके ऊपर फ़ाइन फ़र्क है, और उनकी एप्लीकेशन भी डिफरेंट है, उनके लॉज भी डिफरेंट है। ये क्या बात है? एक जैसा कानून, वो भाई एक जैसा। और एक आप भी मैं ये ट्रैफिक से रिलेटेड तो ज़्यादा नहीं है लेकिन उससे भी पुलिस से रिलेटेड है जी। पूरे पाकिस्तान में तमाम पुलिस ऑफिसर्स की एक सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि ये एक मोटरवे अलग पीरा है। फोर्स अलहदा है, CTD अलहदा बन गई। ओ भाई पुलिस ऑफिसर तो है ना, हाँ, रैंक वाइज आपके पूरे पाकिस्तान में एक पे होनी चाहिए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ इससे मुझे जाहिर है बहुत सारे लोग फ़ोन भी करेंगे कि यार ये तू की बातें कर रहे हो। और आप कम वाली जगह पे, कम तनख्वाह वाली जगह पे भी जा सकते हैं ये बात करने से। बेशक चला जाऊँ वो तो कोई मसला नहीं है लेकिन बात ये है कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि सुबह सरहद में मैं रहा हूँ, वहाँ पे KPK में वंडरफुल पुलिस, अच्छे लोग हैं पुलिस के, एक इखलाक भी हैं, उनकी नज़रों में भी मैंने बड़ी हया देखी है। मैं तो रहा भी बड़े टोटल पश्तून एरियाज़ में ना। वाई दे आर पेड लेस एज़ कम्पेयर टू द पुलिस इन इस्लामाबाद? उनकी तनहा क्यों, उनकी ज़रूरियात वो पूरी नहीं है? हाँ ठीक है, बिग सिटी अलाउंस आप दे दें, वो लंदन में भी ज़्यादा तनख्वाह होती है एज़ कम्पेयर टू स्कॉटलैंड या दूसरे पूरी दुनिया में। अमेरिका में पे स्ट्रक्चर भी आप देखें तो बड़े शहरों का ज़्यादा होता है, बिग सिटी की ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं, रेंटल वैल्यू ज़्यादा होती है चीज़ों की। लेकिन ये क्या बात है कि एक ही महकमे के अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तनख्वाहें ले रहे हैं। क्राइम का डाटा एक पूरे पाकिस्तान में, अमेरिका में एक है, देगा ना, यहाँ भी नेशनल क्राइम एक होना चाहिए। नहीं एक। अच्छा उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा ये है कि लाहौर का क्या डाकू वारदात नहीं करता जाके उधर कराची में, करता है। वो भागते ही कराची है, सही। या भागेगा पेशावर या भागेगा कराची। क्या कबायली इलाके दूसरे ट्राइबल एरिया में जाने की कोशिश करेगा तो जाने वाला, या ज़्यादा प्रॉबिलिटी 80% उसकी कराची है, ठीक है ना, या फिर स्किप करने की कोशिश करेगा, बाहर जाने की, भागने की कोशिश, बड़ा जुर्म मुजरम करने वाला, ठीक है ना। तो ये जब इनके डाटा इंटेग्रेट होंगे ना, अब जिस तरह हम EPP पूरे पंजाब का पुलिस पोस्ट एक है, अब डेली हाईवे पुलिस 35-40 मफरूट पकड़ती है क्योंकि डाटा पूरे पंजाब का एक है। जब मुझे ये बताएं चारों सूबों का एक होगा तो लाहौर का मुजरम कराची में पकड़ा जाएगा, कराची का मुजरम पेशावर से पकड़ा जाएगा। और ये इसको करने के लिए कितने वसाइल की ज़रूरत है मुझे बताएं? कुछ भी नहीं। जस्ट इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स, नेशनल पुलिस ब्यूरो इसके ऊपर काम करे, सारे सूबों के IGs बैठ जाएं, सारे सूबों ने अपने ITs भी बनाए हुए हैं, DIG ITs बैठ जाए एंड जस्ट उसको एक आपको जिसे हम कह सकते हैं कि उसके वेरिएबल्स को मैच करें और तमाम पुलिस स्टेशंस के सारे डाटाबेसेस को एक कर दें और उसके अंदर टेररिस्ट का भी डाटा हो और उसके अंदर ट्रैफिक रिलेटेड चीज़ों का भी डाटा हो, ठीक है। अच्छा नंबर 1। नंबर 2 आपके डाटाबेसेस गाड़ियों का सेम होना चाहिए। यहाँ पे वायलेशन करके गाड़ी इस्लामाबाद में फिर रही है, वो जब भी अपना सिस्टम चेक करे वो बताएगा कि 25 दफ़ा लाहौर में ये तुमने ये वायलेशन की है, अब तुम इस्लामाबाद फिर रहे हो, लाहौर वाला इधर आए, इधर हम चेक कर लें, चिन्योड़ में फिर रही। अब जो हमने वार्डन ऐप में ये इंट्रोडक्शन किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया है चालान को, ठीक है ना, उससे आप देखें कि ऑल्दो इसकी रिकवरी प्रोपोर्शनली 10 टाइम्स बढ़ गई है हमारी एवरी डे, 10 गुना पिछले से ज़्यादा, और उसका इम्पैक्ट फिर शहरियों पे आना शुरू हो जाता है। जब ये पूरे पंजाब में अब हमने कर दिया है, लाहौर की वायलेशन करने वाला चिन्योड़ फिर रहा होगा, चिन्योड़ जब उसकी गाड़ी का नंबर सिर्फ अपने एप्लीकेशन में लिखेगा या वायरलेस पे लिखेगा तो लाहौर की वायलेशन भी सारी की सारी सामने आ जाएंगी। एंड दिस इज़ वी कॉल पंजाब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। जो मैं आपको कह रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनल इंटीग्रेशन सिस्टम। के ऊपर उलट गया और हम वहाँ पे मौजूद थे, बहुत बुरा हाल था लाशों का और बहुत ही क्या नाम देते हैं अफसोसनाक वाक़या है। हमारे इलाके में कुरान भी चावा है जैसे कि आप देख रहे हैं, और एक ही घर से 4 अफराद चले गए, बहुत दुख का अफसोस का मकाम है। हमारी मरियम नवाज़ साहिबा से अपील है कि इस ट्रक ड्राइवर को छोड़ा ना जाए और इसके ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इनको इंसाफ मिल सके।
और जो छोटे 2 बच्चे बचे हैं, रेस्क्यू ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने 2 बच्चे जो बचाए हैं उनकी कोई दाल दस्ती की जाए। बेचारे वो बच्चों का अब क्या होगा। मेरी अपील है, मियां मरगूब साहब यहाँ के MP हैं, उनसे भी अपील है मेरी, मरियम साहिबा से भी मेरी अपील है, यहाँ पे आएँ, खुद आकर देखें यहाँ पे इस टाइम क़यामत हुई हुई है। यकीन माने रोना आ रहा है, इतनी वहाँ पे क़यामत है कि अल्लाह पाक सबको बचा के रखे। मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरा 1 साल होने वाला है, मैं ये लिटन रोड पे जो इनका दफ्तर है ना टीपा वालों का, मेरे डायरेक्टर साहब का नाम भी याद है, तौसीफ साहब, उनको मैं दरख्वास्त दे के आया था, मेरे नंबर भी लिखे हुए फ़ोन के दोनों, वो कह रहे थे जिस वक्त हम सर्वे करने आएंगे तो आपको बुला लेंगे। मैं उनसे ये कह के आया था यहाँ पर बैरियर लगा दें या स्पीड ब्रेकर बना दें, भाई इतनी जगह छोड़ दें कि रास्ता ये गली में आने के लिए। लोग साल होने वाला है, अभी तक वहाँ पे कोई भी नहीं आया। देखो ना, ये आप 5-7 आदमी यहाँ पे खड़े होकर देखना, सड़क पे वो प्लेटें लगाई हुई हैं बीच में, और इतनी वो है ना ओवरटेक करते हैं और वन में आ जाते हैं, बजाय इस तरफ जाने के ना पूरी वो क्रॉस करके ना इस तरफ आए थे। अभी मैंने ये हादसा हुआ, मैं वहाँ गया देखने, एक सफ़ेद गाड़ी लेकर उन्होंने देखा, वो जनाब पूरा इस रोड पे आ रहा था। यही कहना चाहेंगे उनसे कि ज़रा मेहरबानी करके यहाँ पे ये ख्याल करें कि यहाँ पे लगा दें, बैरियर रख दें या स्पीड ब्रेकर बना दें, कोई ऐसा कर दे ताकि ट्रैफिक स्लो आए। दिन के टाइम निकलेंगे 2000 का चालान हो जाएगा, ठीक है, रात के टाइम कोई वार्डन नज़र नहीं आता, हादसे से बचाए। और पता नहीं वो वार्डन सारे अक्सर अपने मैं घरों में देखता चले हूँ गए। ये MO वाले के इशारे पे जो वो जितने 3-4 ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं ना, वो वहाँ पे बेंच पे बैठे हुए होते हैं, मोबाइल में लगे हुए होते हैं। मैंने उनको एक दफ़ा ये बात कही थी कि आप जो है ना, अगर वर्दी में होते हैं, अगर आप चौक पे ड्यूटी देना रात तो के टाइम वर्दी कोई नज़र नहीं आता। वर्दी के एहतराम की वजह से कोई जुर्म नहीं करेगा, कोई इशारा तोड़ेगा। लाहौर की सड़कें जहां हर गुजरता लम्हा एक इंतखाब है एहतियात का या बेहतियाती का, वहां मोटरसाइकिल की जिंदगी का सफर अक्सर आखिरी मोड़ बन जाता है। आज हमने देखा कि कानून सिर्फ कागज पर नहीं रहने वाला। जब एक फैसले का अहद किया गया तब तब्दीली आएगी, और जब एक ऑफिसर ने कहा कि सच बोलना जुर्म नहीं बल्कि खामोशी है, तो उसका रास्ता बदलने की राह हमवार की। लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ उनके कंधों पर नहीं है। हर ड्राइवर, हर मुसाफिर, हर शहरी इस कहानी का किरदार है, क्योंकि जब कानून सख्त होगा तो काम सिर्फ उसके नफाज का नहीं बल्कि उस पर चलने का है। तो अब हुकूमत ने नए जुर्मानों का ऐलान किया, और जब कानून ने अपनी गिरफ्त मजबूत की, ये लम्हा है हम अपनी गाड़ी का क्लच, अपनी रफ्तार, अपना रवैया बदलें। ये है ना सिर्फ एक प्रोग्राम का इख्तिताम बल्कि एक नया आगाज, जहां जुर्म अंजाम तक पहुंचता है और हम सब मिलकर उस अंजाम की सिमत चलते हैं। और ये था जुर्म अंजाम, जहां फैसला हमारा और अंजाम हमारे इंतखाब का नतीजा। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।